वो भी खत्म। देखिए, ड्रेनेज अपवाह, ड्रेनेज का मतलब, अपवाह का मतलब ये होता है कि लैंड के ऊपर जो पानी बहता है, वो नदी का हो सकता है, वो तालाब का हो सकता है, वो झील का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक ध्यान रखिएगा, अगर अफवाह की बात हो रही है तो उसमें अफवाह को किससे डिस्क्राइब करेंगे, वो समझा दें। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। यहाँ पे सॉरी, मैंने एक चीज गलत बोल दिया, पॉन्ड, लेक, इन समूह का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ केवल रिवर सिस्टम की बात है। किसी भी जगह की अफवाह की अगर बात करें, ड्रेनेज की बात करें, तो वहां बहते हुए पानी से हो, ठीक है। अब देखिए, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। अगर एक ही नदी के द्वारा, वहां पर एक ही नदी द्वारा पानी पूरा बहता है, उसके द्वारा पानी यूज किया जाता है, तो उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अपवाह बेसिन, द्रोणी, हाँ द्रोणी, अपवाह द्रोणी, ठीक है, ठीक है। अगर एक ही रिवर के द्वारा, अगर वहां पे जैसे द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, एक ही नदी तंत्र के द्वारा, एक नदी नहीं, रिवर सिस्टम मतलब एक नदी होगी तो उसकी कुछ सहायक नदियां भी होंगी, ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, ठीक है। तो जब एक ही नदियों के द्वारा एक नदी हो और उसके साथ उसकी और भी कुछ नदियां जुड़ी हुई हों और वो किसी इलाके में पानी की जरूरत को पूरा करती है, तो उसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी elevated area such as a mountain or an upland separate two drainage basins such as upland is known as the water divide। जल विभाजक, आपको वाटर डिवाइड अपनी बुक में देखते रहेंगे, वाटर डिवाइड दिख रहा होगा। ये वाटर डिवाइड क्या होता है, जैसे दो अलग अलग नदियां हैं, एक स्ट्रीम ए, धारा ए और धारा बी दिख रही होगी आपको। अब ये वाली एक अलग रिवर सिस्टम, रिवर बेसिन है, वो अलग रिवर बेसिन है। तो कोई भी ऊंचा स्थान या तो प्लेटो हो सकता है, माउंटेन या पहाड़ी हो सकती है, दो अलग अलग, ठीक है, अपवाह द्रोणियों को अलग करता है। तो उसको जो ये ऊंचा स्थान अलग कर दे, एक बाउंड्री हो दीवार की जैसी, माउंटेन ही तो हो सकता है, दो अलग अलग हिस्सों में बांटता है, नदियों को अलग अलग कर दिया, तो उसी को कहते हैं वाटर डिवाइड कर देंगे, ये जल विभाजक, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया? आया? माउंटेन अगर बीच में है, आप बीच में बुक दीजिए और यहाँ बैठिए ताकि बुक देखे, जब तक वो पिक्चर नहीं दिखेगी आप समझ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो आप। उसको भाई को दे दो। अब बीच में आपको दिख रहा है एक तो पिंक कलर का, एक ब्लू कलर का, रेड और ब्लू, और बीच में है ना ये आपको पर्पल कलर का, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, वाटर डिवाइड है। तो ये ऊंचा जो माउंटेन, यही वाटर डिवाइड या जल विभाजक कहेंगे हिंदी में, और ये दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन या अपवाह द्रोणियों को अलग करता है। क्लियर है? गंगेटिक बेसिन, गंगा नदी बेसिन, और दूसरा सिंधु नदी तंत्र, लेकिन हमारे इंडिया में कम पड़ता है ना, वो जम्मू कश्मीर में चला जाता है, उधर पाकिस्तान उसमें चला जाता है। अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं, भारत में कैसे कैसे ड्रेनेज सिस्टम है। देखो, भारत में मोस्टली दो ही तरह का ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र है, एक है हिमालयन रिवर का और दूसरा है पेनिसुलर रिवर का, ठीक है। एक है हिमालयन रिवर का और दूसरा है पेनिसुलर रिवर का। पेनिसुला मतलब प्रायद्वीपीय पठार। आपने इंडिया में जी पेनिसुलर रिवर, तो पेनिसुला क्या है? पेनिसुला पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर की नदियां, है ना। देखिए, इंडिया का मैप तो आपको याद ही होगा, विंध्यन माउंटेन रेंज याद है, मध्य प्रदेश से बीचों बीच, भारत के बीचों बीच, जो ईस्ट से साउथ के, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर जो माउंटेन जाती है उसको विंध्यन माउंटेन रेंज कहते हैं। तो विंध्यन माउंटेन रेंज के ऊपर जितनी भी नदियां हैं, मतलब कि आप मैप में दिमाग में रखो, टर्न द पेज,
इंडिया का मैप निकालो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बढ़ते चलिए, जहां इंडिया का मैप वहां तक निकालिए। ठीक है, ओके, मैं ऑनलाइन में बच्चों को दिखा दूं। अब देखिए यहां पर जो है, यहां पे विंध्यन माउंटेन रेंज है, ठीक है, नर्मदा के ठीक ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है, अब इसके ऊपर आप देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे के सारे जो है ना ऊपर वाले, ये हो गए आपको हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां यहीं पर आती हैं। और साउथ में जो देख लीजिए आप, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब नदियां जो है प्रायद्वीपीय पठार की है। मतलब ये ट्रायंगल पर जो डेक्कन प्लेटो के ऊपर जितनी नदियां बहती हैं इसको प्रायद्वीपीय पठारी नदियां या पेनिसुलर रिवर कहते हैं। क्लियर है? और ये बीच में जल विभाजक या वाटर डिवाइड कौन किसको माना जाएगा? विंध्यन माउंटेन रेंज। वेरी गुड, क्लियर है? नहीं वो उसको छोड़िए ना, मेरे बात पे विश्वास करिए, वो उसका दूसरा मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, अपार्ट फ्रॉम originating from the two major physiographic region of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. यूपीएससी में मेंस का पेपर ज्योग्राफी का देंगे ना तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय पे बहने वाली नदियों के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो वहां पर क्या कहते हैं, समोसा पापड़ी तो लिख के नहीं आना है, बहुत दमदार आपका पॉइंट होना चाहिए। तो देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। हिमालय के ऊपर बहने वाली नदियां और प्रायद्वीप के ऊपर बहने वाली नदियों में मेन अंतर क्या है। मैं 2 4 5 बिना देखे आपको ऐसे बता दूं, समझा दूं। हिमालय से बहने वाली नदियां अधिकतर ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर से निकलने के कारण क्या होता है कि उसको बारिश से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बारिश ना भी हो, गर्मी का मौसम भी हो, लेकिन फिर भी सालों भर पानी होता है। अब सिंधु, सतलज, गंगा, झेलम, रावी, ब्यास, जिसकी बात करें, ब्रह्मपुत्र, सब ग्लेशियर से निकल के आती है। लेकिन डेक्कन प्लेटो या प्रायद्वीपीय पठार पे जितनी भी नदियां होती हैं वो बरसाती नदियां होती हैं। मतलब पहाड़ में झरने उड़ने से निकल के आती है, और जब बारिश का मौसम होता है तभी अधिकतर पानी दिखती है। नहीं तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो बरसात ना हो तो नदी सूख भी जाती है। लेकिन हिमालय से आने वाली बहने वाली नदियां सालों में कभी, साल भर में कभी नहीं सूख सकती, क्योंकि आपको पता है जब गर्मी का सीजन आएगा तो ग्लेशियर और पिघलते हैं, इसमें पानी बरकरार रहेगा। हाँ, बरसात के मौसम में दोनों नदियों में बाढ़ होने का आशंका होता है। ज्यादा बाढ़ का जो प्रकोप होता है हिमालय नदियों के द्वारा होता है प्रबल, इसलिए क्योंकि जितनी भी हिमालय से बह के आने वाली नदियां हैं ऊंचाई से बह के आती है, और पहाड़ पर का भी जितना पानी सब अपने साथ लेके आती है, जैसे कि मैदानों में भयंकर बाढ़ होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, अब देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल, इट मींस दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल का मतलब होता है सदा नीरा। सदा नीरा में बता रहा हूं, सदा नीरा का मतलब ये होता है, नीर मतलब कि पानी, जिसमें हमेशा पानी भरा हो, सालों भर बहने वाली नदी। पेरिनियल मतलब सालों भर बहने वाली। हिमालय से आने वाली नदियां मैंने बताई सालों भर बहती है। ठीक है, these rivers receive water from rain as well as from the melted snow from the lofty mountains। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो बहुत ज्यादा बर्फ रहती है जमी हुई, गर्मियों में बर्फ पिघलती है, उससे इन नदियों को पानी मिलता है। और बारिश का पानी तो होता ही होता है। जब बारिश ना भी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, सूखा हर जगह पड़ रहा हो पूरे हिंदुस्तान में, फिर भी बर्फ के पिघलने से इन नदियों में पानी सालों भर रहता है। साउथ इंडिया की कोई भी ऐसी नदी नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार की कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कि ग्लेशियर से या बर्फ से निकलती है। कारण बता सकते हैं आप लोग? उनके ऊंचे माउंटेन है ही नहीं। आपने पूछा था स्नो लाइन की बर्फ कहां से स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है, कहीं 4000 मीटर से है, कहीं 4500 मीटर से है, कहीं 5000 मीटर से है ना, इस हिसाब से। नहीं, उससे नीचे नहीं, उससे नीचे इसलिए यहां पर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पोलर रीजन में जाएंगे, ध्रुव से ज्यादा नजदीक वाले इलाके में, तो बहुत कम हाइट पे भी बर्फ आपको देखने को मिल जाएगी। हम लोग क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है ना, इसलिए हम लोग टॉरिड जोन में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच माना जाता है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो पूरा इलाका पड़ता है धरती का कोई भी, वो हम लोग का क्या होता है, इक्वेटर, सॉरी ये टोरिड जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ओके, the two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains, making gorges. The Himalayan river have long course from their source to the sea. देखिएगा, भारत की दो ऐसी नदी है जो कि हिमालय से तो से निकलती है, बड़ी नदियां हैं। एक तो इंडस या सिंधु और दूसरा ब्रह्मपुत्र। कैलाश माउंटेन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वहीं पे राकस ताल जो है, एक है राकस ताल और दूसरा है मानसरोवर, दो झील है वहां पे। राकस ताल से इंडस नदी निकलती है और मानसरोवर से निकलता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ये दोनों नदियां बहुत ही लंबा सफर तय करती है, पूरा का पूरा तिब्बत पे बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक लंबा कट लगा के बहुत गहरी, गॉर्ज मतलब गहरी खाई है ना, ऊंचाई से गिर के गहरी खाई बनाता हुआ पूरे हिमालय को काट के फिर इंडिया में प्रवेश होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का और इंडस का भी ऐसा ही है। हाँ, जैसे यहाँ पे दो है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर इज ऑफ द अमेजन रिवर, ये पता ही आपको। दुनिया की सबसे बड़ी जो रिवर बेसिन है अमेजन बेसिन है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, लेकिन अमेजन बेसिन या अमेजन द्रोणी सबसे लंबी नदी बेसिन है या रिवर बेसिन। इसलिए क्योंकि आपके नॉलेज के लिए बता दें, भारत में गंगा 25 है ना, 2525 किलोमीटर लंबी है। ऐसी 28 to 29 रिवर्स, वैसे बहुत सारी है, लेकिन गंगा जितनी लंबी कम से कम 28 से 30 नदियां उसकी सहायक नदी अमेजन की। तो समझिए कितना पानी लेकर के समुद्र में जाती थी। देखिए साउथ अमेरिका देखेंगे तो पहाड़ से पूरे मैदान होते हुए समुद्र तक नदियां जाती हैं। हिमालयन की बात कर रहे हैं तो रास्ते में अपरदन तो करते ही होंगी, इरोजन, मिट्टी को काटने का काम, पहाड़ों को काटने का काम। They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. In the middle and the lower courses, ठीक है, in the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in other floodplains. They also have well-developed deltas. अब यहाँ पे 4-5 चीज है। ये इस पेज को निकालिए आप। हाँ, इस वाले को देखो, इस वाले को, हाँ उस पिक्चर को देख रहे हैं, ठीक। देखो क्या है, नदी सबसे पहले हिमालय की बात कर रहे हैं तो माउंटेन से आती है। गंगा की बात कर लो, आप हरिद्वार, आप लोगों में से बहुत बच्चे गए होंगे, हम यहाँ भागे हैं। तो हरिद्वार में है ना, गंगा पहाड़ों से सबसे पहले मैदानों में आती है, ऊपर से पहाड़ से नीचे उतरती है, हड़की पौड़ी जो कहते हैं जिसको। तो जैसे ही सोर्स ऑफ रिवर है, अपर कोर्स मतलब जो माउंटेन के इलाका, ऊपरी इलाके में जब बहती है, फिर नीचे आती है मिडिल कोर्स में। देखिए पहाड़ों पे जब नदियां बहती है ना, तो आपने कभी पहाड़ों में ना ऐसे ऐसे पूरे मोड़ सांप जैसे ऐसे से नहीं देखे होंगे, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं आप लोग, सबसे ऊपर से देखते आइए, ज्यादा तीखे मोड़ दिख रहे हैं आप लोग नहीं, लेकिन जैसे जैसे मिडिल कोर्स में आती है तो बहुत टेढ़े मोड़ मिलते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे सांप के जैसे मुड़ जाती है। कोई कारण बता सकता है ऐसा क्यों? इसका कारण सोचिए, दिमाग लगाइए। नहीं, अपरदन की वजह से क्या हुआ ऐसा, मतलब नहीं समझे आपकी बात। जैसे कि अपरदन की वजह से ये अपने साथ लाते होंगे, जिसकी वजह से ये गड्ढे खोद देते हैं, और फिर इनका मतलब ग्रेविटी की वजह से भी हो जाता होगा। नहीं, देखिए क्या होता है, माउंटेन्स पे ग्रेविटी काम करती है, लेकिन माउंटेन्स में नदी की स्पीड है ना, स्लोप के कारण, एक स्लोप के कारण बहुत ज्यादा फोर्स होता है,
तो रास्ते में जो भी आता है काटते हुए निकल जाती है, तोड़ते फोड़ते निकल जाती है, क्योंकि पानी में बहुत ताकत होता है, फोर्स में, नदी के फोर्स में। लेकिन जैसे ही मैदान में आती है ना, तो बिल्कुल वो जो स्लोप है बिल्कुल कम हो जाता है, तो नदी के पानी का फोर्स इतना नहीं होता। और पूरे पहाड़ों पर से जब नीचे आती है, पहाड़ों पर से नीचे आती है, तो उसके अंदर मलबा भी बहुत ज्यादा होता है ना, सिल्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैदानों में आते थे बिछाते जाती है, तो नदी जब देखती है ना कि भाई इसको काट नहीं सकते, तो साइड से ऐसे मुड़ करके चली जाती है, जहां से उसको रास्ता मिलता है। लेकिन सब रास्ते को मिट्टी को काटते हुए नहीं जा पाते। समझ मेरी बात आपको? हाँ बिल्कुल, इसलिए वहां पे स्लाइडिंग फोर्स माउंटेन पे ज्यादा होता है ढाल के कारण, इसलिए वो रास्ते में आके किसी चीज को काटते हुए आती है, तो ज्यादा उसको मुड़ना नहीं पड़ता, रास्ता बदलना नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको पता है मैदानों में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, मैदानों में आते ही क्या होगा, ऐसा स्लोप तो होता ही नहीं है, बिल्कुल प्लेन होता है सपाट, इसलिए प्रॉब्लम। तो ये जो टेढ़ा मोड़ होता है ना, बिल्कुल टेढ़ा एकदम ऑक्सबो, मतलब कि धनुष के जैसा हो जाता है, तो इसको मियांडर कहते हैं, मेनांडर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। मियांडर कहते हैं किसको, ये टेढ़े मोड़ को। और ऑक्सबो लेक क्या होता है, कभी कभी नदी इतनी मुड़ जाती है कि पहले वाले कोर्स है ना वो टूट करके देखो ये झील अलग होके निकल गया, इसको बेटा हिंदी में गोखुर झील कहते हैं, ऑक्सबो लेक गोखुर झील, नदी का क्षालन कहते हैं हम लोग अपने बिहार में। नदी पहले बहती थी, लेकिन क्या हुआ ना, नदी को अब वहां पर इतना मलबा भर गया, ठीक है, कि नदी अब उस रास्ते को कैरी नहीं कर पाती, वो जहां से आसान हुआ वो दूसरा रास्ता बना करके निकल गई, और ये पीछे अपना ये एक झील जैसा छोड़ दिया उसने, पानी भरा हुआ। बात समझ में आ रही है? तो इसी को ऑक्सबो लेक कहेंगे। मियांडर, ऐसा मियांडर जो अब नदी के मेन कोर्स या मेन रास्ते से टूट के अलग हो गया है नदी से, उसी को ऑक्सबो लेक या गोखुर झील कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। डेल्टा क्या होता है, नदी जब समुद्र के पास जाती है, जैसे मैं आपको बताऊं स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, माउंटेन पीक, माउंटेन्स, नीचे आएंगे तो प्लेटो, प्लेटो के बाद और क्या हो गया, मैदान, प्लेन, और प्लेन के बाद जब ओशन के पास जाएंगे तो और भी स्लोप कम हो जाती है। तो समुद्र तक जाते जाते नदी ने पहाड़ों से जो मिट्टी काटना, पत्थर काटने स्टार्ट किए थे, वो पूरे रास्ते होते होते है ना उसको समुद्र तक लेके जाना है। तो समुद्र के पास जब जाती है ओशन, ये जो लोअर कोर्स होता है समुद्र के पास वाला, यहाँ पहुंचते पहुंचते नदी की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि स्लोप कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो जितना मलबा लेके आती है ना वो बिछाते चली जाती है, और दूर तक वो अपने पूरे मलबे को बिछाते चली जाती है, और उसके पानी को जहां से थोड़ा बहुत रास्ता मिला तो बहुत सारे स्ट्रीम बन करके ऐसे जाकर के समुद्र मिल जाती है, तो उसी को डेल्टा। तो मेरी बात, डेल्टा एक तरह का प्लेन होता है, मैदान, नदियों के द्वारा पूरे रास्ते से इरोजन या अपर्दन के द्वारा जो मलबा उसके अंदर होता है, वो समुद्र में मिलने से पहले बहुत ज्यादा कम स्पीड नदी के हो जाने के कारण बिछाती चली जाती है। तो इसे लैंड और ओशन के बीच में जो बड़ा सा मैदान बन जाता है, जहां नदी समुद्र में मिलती है वहीं पर, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Larger number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channel. मैंने बताया प्रायद्वीपीय पठार या डेक्कन प्लेटो पे बहने वाली नदियां मोस्टली सीजनल होती हैं, मतलब बरसात के मौसम में उसमें ज्यादा पानी होगा, ऐसे नहीं होता। तो अधिकतर जब सूखे का मौसम पड़ता है, गर्मी का मौसम, तो बड़ी बड़ी नदियों को छोड़ करके या कुछ बड़ी नदियां भी सूखने लगती हैं। However, some of them originate in the central highland and flow towards the west. ठीक है, इसमें से दो ऐसी नदी है जो सेंट्रल हाईलैंड से निकल करके वेस्ट की ओर बहती है। भारत की मात्र दो ही ऐसी नदी है, मैप निकाल लीजिएगा इंडिया वाला, देखिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये आपको जो नर्मदा और ताप्ती नदी दिख रही है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, जो मैंने विंध्यन माउंटेन रेंज बनाया था ना उसके नीचे एक है नर्मदा, ये दिख रही है आपको, और दूसरी है नीचे उसके ताप्ती, तापी है, कभी ताप्ती करते हैं। ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है, और कोई ऐसी नदी नहीं। ठीक है, चल ऊपर आइए। देखिए इतनी देर से शांति बनी हुई थी, मैं एक को इस कोने में, दूसरे को दुकान के बाहरी कोने में बैठाऊंगा। अपना बुक निकालिए, पढ़ाई पे लग जाइए।
तो ये तो आपको पता चल गया, पेपर में आएगा। कौन सी ऐसी दो नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार में, पेनिनसुला प्लेटो की ऐसी दो नदियां जो पेनिनसुला प्लेटो से निकल के वेस्ट की ओर जाकर के अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी में जाती है। ये दो ही नदी ऐसी, और कोई नहीं। ताप्ती, नर्मदा। पता है क्यों? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी नदी क्यों बे ऑफ बंगाल में, आप मैप निकालो एक बार फिर से। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पेन गंगा, वेन गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गोदावरी सॉरी, उसके नीचे कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है, कावेरी, ये महानदी, ये जितनी भी नदियां आपको दिख रही है, इसमें से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो अरेबियन सी की तरफ जाती है। ऐसा क्यों? पहली बात, यहां पर एक तो वेस्टर्न घाट है जिसको काट करके वहां जाना मुश्किल है पूरे वेस्ट कोस्ट पे, पहली बात समझ में आ रही है। पश्चिमी घाट है। दूसरा, ये पूरा का पूरा जो प्लेटो है ना, डेक्कन प्लेटो, उसका स्लोप साउथ ईस्ट की ओर है, बे ऑफ बंगाल की ओर पूरा इसका स्लोप है। समझ में आ रही बात आपको? इस पूरे का स्लोप मतलब कि इस साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो जो भी नदी बहेगी कहीं से भी आएगी तो क्या होगा? बे ऑफ बंगाल में गिरना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं आखिर क्या कारण है कि पेनिनसुला प्लेटो की मात्र ये दो नदियां, इन पर भी तो स्लोप हावी होता है ना, ये भी तो पेनिनसुला प्लेटो पे है, लेकिन ये वहां जाके क्यों गिरती है? हाँ जी, तो ये क्यों जाके उसी में गिरती है, अरेबियन सी में, याद है आपको? क्योंकि ये भ्रंश घाटी या फॉल्ट से होके बहती है। धरती का ऐसा दरार जो भूकंप आने के चलते लाखों साल पहले बना था, ठीक है ना, तो उसी दरार या फॉल्ट लाइन से भ्रंश से होकर के बहती है नर्मदा ताप्ती दोनों। यही भारत की दो मात्र ऐसी नदियां हैं। इसलिए स्लोप बेशक बे ऑफ बंगाल की तरफ हो, लेकिन वो बहती उधर ही जाके गिरती है, क्योंकि जो फॉल्ट है, जो दरार है अंदर, गहरी दरार है, समझ रहे ना, उसकी ढाल उधर है अरेबियन सी की ओर। ये आपका मास्टर 7 जन्म में नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं होगा। मतलब मास्टर मैं भी हूं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यूपीएससी के लिए, सब यहीं से आता है। मैं नहीं पूछ सुनने वाले आपकी बात, नहीं, अपने पे काम करिए। देखिए, अब हिमालयन रिवर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, एक नदी कब नदी तंत्र बन जाता है, एक रिवर कब रिवर सिस्टम बन जाती है, जब बहुत सारी रिवर्स एक बड़ी रिवर में आकर के मर्ज होती, मिलती है। एक नदी अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होती। आपको पता है गंगा में जो इतना पानी दिखता है, गंगा का पानी नहीं है, गंगा में उतना पानी का। और बहुत सारी नदी नाले, ये मलबा कीचड़ जो जितना सब बह के जाता है, उससे गंगा में इतना पानी दिखता है। समझ रहे? पहले इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आप लोग के मैप निकाल के बैठना। इंडस रिवर देखो आप लोग कहां दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, मैं भाई को दिखा दूं। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल का शेप है, चाइना तिब्बत के सामने देख रहे हैं, दो छोटे छोटे आपको डॉट दिख रहे होंगे। कैलाश माउंटेन पता है कहां आप लोगों को? वो एक यहाँ राकसताल और इधर मानसरोवर, और ये है इंडस रिवर। देखा आपको? तो ये जो दो डॉट दिख रहे हैं, एक जो नीचे की और साउथ की ओर है, वो मानसरोवर है। कैलाश माउंटेन यहां से खड़ा है, उसके एकदम बिल्कुल सामने ही है मानसरोवर लेक। यहां से आप देख ही रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, सांगपो, टी साइलेंट रहेगा। सांगपो रिवर तिब्बत में कहा जाता है, दिहांग, और ये ब्रह्मपुत्र नदी वहां पे भारत में आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इंडस के बारे में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं यहां से इंडस रिवर निकलती है राकसताल से, और ऊपर जाते हुए ये जाती है पूरा जम्मू कश्मीर में, और फिर वहां से ये पाकिस्तान में चली जाती है, और ये इंडस रिवर ही आगे जाते 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 पूरा अरेबियन सी तक जाती है। अब इंडस रिवर में आप देख रहे हैं कि सतलज रिवर एक आपको दिख रही होगी जिसके ऊपर गोविंद सागर लिखा हुआ है ना, ये भी राकसताल से निकलती है। ये जो मैं दिखा रहा हूं गोविंद सागर, पता है किसको कहते हैं? भाखड़ा नांगल डैम, हरिके बराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती,
ठीक है, सतलज नदी पे है और वही उसी को गोविंद सागर नाम दिया गया है। आगे देखिए, उसके बाद ये ब्यास नदी आपको दिख रही होगी। ब्यास, रावी और चिनाब, ये तीनों की तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ब्यास सतलज में मिल जाती है, आपको रावी दिख रहा होगा, रावी भी जाकर के आगे फिर सतलज में ही मिल जाती है। ठीक है, चिनाब आपको दिख रहा होगा, वो भी यहीं से निकलता है और चिनाब भी जाकर के आगे जाकर के रावी मिल जाता है, रावी को लेकर के वो चला जाता है। झेलम शेषनाग जो झील है, मैप पे देखिए केवल, झेलम वो चिनाब में जाके मिल जाता है। ये शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलता है। क्लियर हो गया? ये सारी नदियां इंडस रिवर में मिलती हैं और तब जाके इंडस रिवर सिस्टम बनता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन है इसमें? केवल सतलज, बाद बाकी सब बेवकूफी वाले सब पाकिस्तान का है। क्लियर है? तुम तो इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। सब कहेंगे ना, तुम दोनों सोच रहे होगे अगली बार भगवान कोई भी जुगाड़ लगा इस मास्टर के पास से निकल जाए, यहीं बैठ के सुबह यहीं बैठ के शाम, है कि नहीं बेटे? देखिए, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में मैंने जैसा कि बताया, मानसरोवर के पास से ही निकलती है। अच्छा, नियर मानसरोवर, फ्लोइंग वेस्ट इन ईस्टर्न इंडिया और लद्दाख को क्रॉस करते करते ये सारा चीज वही है। जास्कर, देखिए इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी मतलब कि सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी जाकर के मिलती है, वहां देखिए बुक में, इस पेज पे होगा, इस पेज पे। जास्कर, नुब्रा, स्योक एंड हंजा, ये तीन चार नदियों का जो मैंने नाम बताया है, ये इसमें मिलती है और जम्मू कश्मीर में मिलती है। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट। बाल्टिस्तान और गिलगिट का मतलब है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका, पीओ के ऊपर है ना कश्मीर का इलाका, तो उसको बाल्टिस्तान, मैप में देखेंगे तो पता चलेगा। बाल्टिस्तान इसमें नहीं लिखा होगा, बाल्टिस्तान और गिलगिट, ये जो बर्फीले इलाके हैं पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, वहां पे बहती है। फिर सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सारे के सारे मिठानकोट पाकिस्तान में जाके मिलती है। जहां देख रहे हो ना, लगभग एक ही जगह पे सारे मिल रहे हैं इंडस से। ये मिठानकोट उसका नाम है, पाकिस्तान के पंजाब में, वहां मिलती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स इवेंचुअली, और वहां से फिर देखते होंगे ना, सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहने लगती है। कल मैप देखो बेटे इसको, ये कराची के पास अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी या इंडस रिवर कराची के पास चलिए मिल जाती है वहां पे। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप with a total length of 292,900 kilometer. The Indus is one of the largest river of the world. दुनिया की सिंधु नदी भी दुनिया की बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। 2900 किलोमीटर टोटल लंबी है, भारत में नहीं, पाकिस्तान भारत में सब लेकर के टोटल। ठीक है, लेकिन इंडिया की नहीं है ना, तो इंडिया में तो बहुत कम ही लंबी बहती है। हाँ हाँ, किसकी? नहीं, ठीक है, अब इंडस रिवर तो कभी नहीं सूखने वाली, ग्लेशियर से निकलती है, आपको समझ रहे हैं, यहाँ कहीं पानी नहीं सूखना, वो भी यहीं से तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत के आसपास से जी। बियॉन्ड दिस द इंडस, ठीक है, अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, यहाँ पर मिलती है। डू यू नो, देख लीजिए, मजा आएगा। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी या इंडस नदी तिब्बत से निकलती है, चाइना से, मालिक है उसका मानसरोवर लेक का, थोड़ी दूर बहती है इंडिया में, और थोड़ी दूर इंडिया में बहने के बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो भाई तीन देशों से होके बहती है, तो तीनों देशों के बीच कुछ समझौता तो होना चाहिए। अगर तीनों देशों के बीच कुछ संधि समझौता नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी आदमी पानी रोक लेगा, कोई भी देश बवाल कर सकता है। ज्यादा फायदा तो चाइना को होगा।
रोक के क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे इतना पानी? According to the regulation of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of total water carried by the Indus river system. This water used for irrigation in Punjab, Haryana and the southern and the western part of Rajasthan. सिंधु नदी तंत्र का जो टोटल पानी है उसका केवल 20% इंडिया यूज करता है। देख रहे हैं ना पाकिस्तान में बाकी कितना लंबा तक नदी जाता है और सारा पानी फिर पाकिस्तान को। ये इंटरनेशनल लॉ होता है कि आपके इलाके से एक नदी 2900 किलोमीटर लंबी है तो आपके इलाके से कितने किलोमीटर बह रही है, उसी हिसाब से आपको पानी मिलेगा। ठीक है, गंगा रिवर बेसिन देखिएगा, इससे ज्यादा यूज कर ले तो मतलब यूज करने का क्या मतलब होता है, वो तो पानी छोड़ना पड़ता है ना, डैम बने होते हैं हर जगह। तो बवाल, टैंक, तोप, गोला बारूद, परमाणु बम। The headwaters of the Ganga called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier. आपको ये जितनी नदियां हैं ना, अगर अच्छे से समझना है तो 45 मिनट का एक वीडियो है मेरा, बहुत साल पहला, 2 साल पहले का, वो मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इच्छा हो तो, ना देखना हो तो मैं भेज दूंगा, आगे आपकी मर्जी। ज्वाइंट बाय द अलकनंदा, सबसे ऊपर गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसको भागीरथी कहते हैं, माने गंगा सबसे पहले भागीरथी के नाम से निकलती है। देवप्रयाग के पास भागीरथी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, दोनों नदी वहां मिल जाती है, देवप्रयाग में उत्तराखंड में, और हरिद्वार में ये दोनों नदियां बहते हुए आगे आती है, तो हरिद्वार में उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। इसमें आपको दिख रहा है ना, एक गंगोत्री, गंगा दिख रही है आपको, गंगा मैप निकालो यार, आगे क्यों चले जाते हो, मैप निकाल के रखो, आपको कुछ नहीं देखना है, मैप। गंगोत्री से गंगा दिखली ना, तो ऊपर वाला भागीरथी है और नीचे वाली अलकनंदा, और दोनों मिलके जब आगे बढ़ती है तब गंगा कहते हैं, और ये जहां मिलती है उसी को देवप्रयाग कहते हैं। क्लियर है ना, समझ में आई बात? और ये भागीरथी अलकनंदा से मैंने कम से कम 10 नदी जोड़ के दिखाया है अपने वीडियो में, तो आपको मने कि जितना नदी के बारे में नॉलेज होगा आपके मास्टर को भी नहीं होगा, स्कूल वाला। देखिए, the Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ठीक है, उसमें नदियों का नाम होगा, देखिएगा, यमुना इलाहाबाद में, घाघरा छपरा या सारण के पास, ठीक है, गंडक भी हाजीपुर के पास बिहार में ही, बिहार में गंगा से कोसी, गंडक, घाघरा तीनों नदियां मिलती है, और इलाहाबाद या प्रयागराज में केवल एक नदी यमुना, मतलब बड़ी नदी, और बाद बाकी तो बहुत सारी है। जी किस पे? यमुना पर? यमुना तो गुंडों का इलाका है, चंबल उसी का आसपास। हाँ बोलो। सबके पास सिस्टम होता है, उनसे कोई बवाल नहीं था हम लोग का ज्यादा, इसलिए हम लोग नहीं कुछ किया। सुनिए, The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. It flows parallel to the Ganga as its right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. मैंने बता दिया, घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल से निकलती है और लगभग बिहार में मिलती है। The main tributary which come from the peninsula upland are the Chambal, the Betwa and the Son. कौन सी ऐसी गंगा की कौन सी ऐसी सबसे बड़ी नदी है जो निकलती तो है प्रायद्वीपीय पठार से, पेनिनसुला प्लेटो से, मैप पे निकालिएगा, और जा करके साउथ की ओर, नॉर्थ की ओर जा करके उससे मिल जाती है गंगा से। तो आपको ये सोन नदी दिख रही होगी, गंगा के नीचे सोन लिखा हुआ है ना, सोन नदी मतलब हम लोग के आरा भोजपुर में, हम लोग का पूरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मेरा सोन नदी के किनारे, तो सोन नदी जाके यहाँ देख रहे हैं ऊपर जाके गंगा में मिल रही है। उसके बाद यहाँ बेतवा और चंबल नदी दिख रही है जो यमुना में मिल रही है, दिख रहे हैं ना, यमुना के नीचे बेतवा, यह है बेतवा और यह है चंबल, ये भी साउथ से निकलती है, नॉर्थ में जाकर के नॉर्थ की ओर बढ़ती है और जाके वहां मिल जाती है ये सारी नदियां। देखिए बड़ा सुंदर एक देवी रखा है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, देखो कैसे मिल रही है, पिक्चर दिख रहा है आपको, एक टर्न द पेज, देखिए वहां ऊपर जी।
द नमामि गंगे प्रोग्राम, पेपर में आएगा, सुनिए, द नमामि गंगे प्रोग्राम, डू यू नो में, is an integrated conservation mission approved by a flagship program by the Indian government in June 2014 to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga. गंगा से पोल्यूशन को खत्म करने के लिए और फिर से इसको पुनर्जीवित करने के लिए, जिंदा करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जून 2014 में, जिसको कि नमामि गंगे प्रोग्राम कहा गया। आपको और ज्यादा जानना है तो वेबसाइट क्लिक करें। आगे चलते हैं, देखेंगे। अब सीधे वेस्ट बंगाल में आ जाइएगा। वेस्ट बंगाल में द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का, पूरब की ओर, बेटा मैप निकाल के रखना आपको ऑलवेज। देख रहे हैं नदी जो है पूरब की ओर बह रही है, और यहाँ पे जहां जैसे नदी है ना साउथ की ओर मुड़ गई, देख रहे हैं ना, तो वेस्ट बंगाल में फरक्का एक जगह है और वहां पे बहुत बड़ा डैम भी बनाया गया है नदी के ऊपर, ठीक है। वहीं पर सबसे पहले नदी क्या होता है, साउथ की ओर मूव कर जाती है। तो ये जो साउथ की ओर नीचे गिरती हुई दिख रही है ना वेस्ट बंगाल में, ये गंगा ही है, लेकिन इसी गंगा के पार्ट को, ट्रिब्यूटरी को, गंगा के दो पार्ट हो जाते हैं। इस पार्ट को पता है क्या कहते हैं, हुगली। हुगली नदी नाम अलग है, वो गंगा ही है। गंगा की मेन स्ट्रीम जब साउथ की ओर मुड़ जाती है फरक्का से, तो वो हुगली हो जाती है और आगे सीधे सीधे बांग्लादेश में चली जाती है। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, पद्मा, मेघना, इस तरह से नाम हो जाता है। बिल्कुल सही। द रिवर bifurcated here, द भागीरथी हुगली फ्लोज साउथवर्ड, इसी को भागीरथी या हुगली कहते हैं, जो साउथ की ओर आ गया। थ्रू द डेल्टिक प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इट्स ज्वाइन एट द ब्रह्मपुत्र। फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना। ठीक है, जब आप देखो मैप में, आपको यहाँ बांग्लादेश में दिख रहा होगा, ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और इधर से लेफ्ट साइड से गंगा नदी आगे जा रही है। तो बांग्लादेश में जितनी दूर तक, केवल मैप देखो ना बेटे, तुमने तो देखा ही नहीं, जितनी दूर तक ये है ना ब्रह्मपुत्र से मिल रही है, थोड़ा सा, कुछ सेंटीमीटर, इतना सा दिख रहा है ना, इसको पद्मा कहेंगे। और जब ब्रह्मपुत्र और ये पद्मा दोनों मिलकर के नीचे चली गई और बे ऑफ बंगाल में गिर गई, तो उसी को मेघना कहते हैं। क्लियर हो गया? विश्वास करिए, वीडियो देखिएगा, अरे मतलब लाइक मत कीजिएगा, लेकिन वो देखिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से रिवर के बारे में जानकारी हो जाएगी। केवल गंगा जमुना नहीं, हिंदुस्तान की कोई ऐसी नदी नहीं है जो आपके ब्रेन के अंदर नहीं होगी। मतलब फिर बाढ़ भी आ सकती है, देख लीजिएगा। अरे यार 6000 माइल से गाना गाओगे, क्या है फालतू चीज। किलोमीटर है, माइल्स नहीं, माइल्स में तो कम है। 2 से थोड़ा सा कम, 1.8 या 9 के समथिंग होता है, 1.5 के करीब हो जाता है, 6 वही हो, 2 से कम होता है, 1.5 से ज्यादा। देखिएगा तो गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र के मैदान, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी मिलती है, तो सुंदरवन का डेल्टा वहां बनता है। गंगा का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। क्यों कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा उसको, मानसू दीदी, उसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते, पता है आप लोग को? क्योंकि बकवास, क्योंकि वहां पर इसके डेल्टा पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे अधिकतर सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, सुंदरी नाम का। और उसके पेड़ को ने जैसे खुरस दोगे ना तो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो सुंदरी पेड़ के नाम पे बेटे पूरे के पूरे डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं जी। अब बेटा तुम तो ब्लड का बात बोल दी, डर गए, इसीलिए हमको नहीं याद था। आपके सर जी ने बताया, सर जी ने खुद से पढ़ा आपने, सीखो इससे कुछ, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, ज्योग्राफी पे कोई ध्यान ही नहीं तुम लोग।
आपने पीके नहीं कहा, सही हुआ। The delta formed by this river is known as सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जितना बड़ा कोई डेल्टा नहीं है। एक बात और भी बताते हैं आपकी जानकारी के लिए, पूरा का पूरा बांग्लादेश जो आपको दिख रहा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई मिट्टी के बिछाने से एक तरह से उसी डेल्टा पे ही बसा। अगर सी लेवल बढ़ता है समुद्र का, जैसे है अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते सारे ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा पानी बढ़ने से, तो बांग्लादेश, मालदीव, इन सब देशों को बहुत दिक्कत है, क्योंकि समुद्र से बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं, बिल्कुल हाइट कम है इनका, पानी बड़ा सीधे घर में, दिक्कत। और मालदीव तो बिल्कुल छोटे-छोटे है, ऊपर से अरे उसमें है इंडियन ओशन में जी। रॉयल बंगाल टाइगर का